हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे और मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे। दोस्तों मौर्य साम्राज्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वंश है और इससे संबंधित प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने मौर्य साम्राज्य के ऊपर एक वीडियो बनाने का निश्चित किया है और मौर्य साम्राज्य से संबंधित जितने महत्वपूर्ण बिंदु महत्वपूर्ण बातें हैं वे सब आपको वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना यानी मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की उसका श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को जाता है। मौर्य साम्राज्य ने मगध पर लगभग 137 वर्षों तक शासन किया। 137 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य ने मगध पर अपना शासन किया। दोस्तों इनसे पहले मौर्य साम्राज्य से पहले मगध साम्राज्य पर नंद वंश का शासन था। नंद वंश के जो अंतिम शासक हुए धनानंद, उनको एक बार कौटिल्य जिनको या विष्णुगुप्त या चाणक्य कहा जाता है, उन्होंने एक सलाह दी और सलाह दी कुछ अपने साम्राज्य को यानी अपने साम्राज्य का विस्तार करने को कहा। तो धनानंद ने चाणक्य को कहा कि तुम सिर्फ एक पंडित हो और तुम्हारा काम पंडिताई करना है। राज्य का विस्तार करना और युद्ध करना राजाओं का काम होता है, यह काम तुम्हारा नहीं है। तुम सिर्फ अपनी चोटी तक सीमित रहो, यानी जो पंडित की चोटी होती है, उन्होंने कहा कि सिर्फ तुम अपनी चोटी तक सीमित रहो, राज्य के विस्तार के बारे में मुझे ज्ञान मत दो। तो यह बात चाणक्य जी को खल गई और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर नंद वंश की परास्त किया, यानी नंद वंश को खत्म करने का निश्चित कर लिया और लगभग 321 ईसा पूर्व मगध पर अपना मौर्य साम्राज्य का स्थापित कर दिया, यानी मौर्य साम्राज्य मगध पर स्थापित कर दिया मौर्य वंश, जिसके संस्थापक हम वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को, जिनका जन्म 345 ईसा पूर्व को हुआ और इनका राज्याभिषेक यानी ये मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व बैठे। जो चंद्रगुप्त थे ये जैन धर्म के अनुयायी थे और इनकी पत्नी का नाम कौंडिल्या था। दोस्तों एक बार सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त से पराजित होकर अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया तथा कुछ संधि की जो शादी के बाद सफल हुई। सेल्यूकस निकेटर एक राजा थे जो चंद्रगुप्त से युद्ध में हार गए थे, परंतु इन्होंने चंद्रगुप्त से अपनी पुत्री कौंडिल्या की शादी कर दी और कुछ संधि के पश्चात इन्होंने कुछ राज्य चार राज्य जिनमें गंधार विशेष था वे चंद्रगुप्त मौर्य जी को दे दिए। दोस्तों प्लूटोर्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे, यानी उनके अनुसार प्लूटोर्क थे उन्होंने कहा था कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। शादी होने के पश्चात उन्होंने इन्हें राज्य दिए थे और उन्हें 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व को श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान हुई, यानी चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई? 298 ईसा पूर्व बेलगोला में उपवास यानी व्रत के दौरान हुई। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त के दरबार में लगभग 4 साल तक कार्य किया, यानी 4 साल तक वह इसके दरबार में रहा। इसके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम जो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम क्या है? इंडिका है, जिसमें भारत को 7 जातियों तथा भारतीय समाज को 4 भागों में विभाजित किया गया है। इंडिका में भारतीय जातियों को 7 जाति और भारतीय समाज को 4 समाजों में विभक्त किया गया। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। यह भी बहुत अच्छे शासक थे। यह चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। इसका उपनाम अमित्रघात था, यानी अमित्रघात का मतलब होता है दोस्तों, अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु का विनाशक, यानी अपने शत्रु का विनाशक, जो अपने शत्रु को मार डाले उसे अमित्रघात कहते हैं। यह 298 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। 298 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठ गया। विदेशी शासकों के साथ बिंदुसार के मैत्रीपूर्ण संबंध थे, यानी जो विदेशी यानी यूनानी शासक थे उनके साथ बिंदुसार के बहुत अच्छे संबंध थे। जैन धर्म में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है, सिंहसेन की उपाधि दी गई है। जैन धर्म में बिंदुसार को सिंहसेन की उपाधि दी गई है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियाई नरेश ने बिंदुसार के दरबार में राजदूत भेजा जिसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहा गया। स्ट्रेबो ने कहा कि सीरियाई नरेश जो सीरिया के नरेश थे उन्होंने बिंदुसार के दरबार में राजदूत भेजा जिसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहा गया, क्योंकि इनके जो पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य उनके दरबार में कौन था? मेगास्थनीज, जिसे यानी यहाँ पर जो उन्होंने वो राजदूत भेजा था उसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहा गया। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के नरेश एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा
यानी मीठी मदिरा, सूखी मीठी शराब जिसे कहते हैं, और सूखी अंजीर व एक दार्शनिक भेजने को कहा। तो जो वहाँ के सीरिया के नरेश थे एंटियोकस ने मीठी शराब और अंजीर देने का तो कह दिया कि ये तो हम तुम्हें दे देंगे, परंतु एक दार्शनिक भेजने की मना कर दी। उन्होंने कहा कि दार्शनिक विक्रय नहीं होते, यानी दार्शनिकों को कोई मूल्य नहीं होता, और उन्होंने दार्शनिक भेजने को मना कर दिया। जिस तरह कि आज हमारे यहाँ का कोई वैज्ञानिक चंद पैसों के लिए नासा चला जाता है, परंतु उस टाइम पर इतनी ज़्यादा शिक्षा की मान्यता थी कि एक दार्शनिक को भेजने से मना कर दिया था। सिर्फ मीठी शराब व सूखी अंजीर तो भेज दी थी बिंदुसार के कहने पर। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों को विजेता कहा। बौद्ध जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि इसने लगभग भारत के सभी राज्यों को जीत लिया था और उनका विजेता बन गया था, जिनमें से 16 प्रमुख थे। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा। सुसीम इनके ज्येष्ठ पुत्र थे, यानी इनके बड़े पुत्र थे। तक्षशिला में सुसीम के कुप्रशासन के कारण हिंसा होती रहती थी, परंतु जब वहाँ पर हिंसा होती रहती थी, क्योंकि बिंदुसार एक बहुत अच्छे शासक थे, तो उन्होंने वहाँ पर हिंसा को रोकना चाहा, परंतु इन्होंने सबसे पहले शुरुआत में सुसीम को भेजा, जो इनके बड़े पुत्र थे। सुसीम वहाँ पर असफल रहा, हिंसा रोकने के लिए असफल रहा। फिर परंतु बाद में इन्होंने अशोक महान को भेजा, और अशोक अपने कार्य में सफल रहा, यानी पिता द्वारा दिए गए आदेश को अशोक ने सफल साबित किया। दोस्तों, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। अशोक महान के बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, अब बिंदुसार के बाद बात करते हैं हम अशोक महान की। दोस्तों, अशोक महान बहुत महान शासक थे। दोस्तों, अभी तक सिर्फ 3 शासकों को ही महान का दर्जा प्राप्त है, एक तो अलेक्जेंडर, एक अकबर और एक अशोक। इन तीनों के बाद ही महान शब्द लगता है, क्योंकि महान बहुत ग्रेट, बहुत ही बड़ा शब्द है और ऐसे ही किसी के लिए यूज़ नहीं किया जाता। इसलिए इन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए, जिसके लिए अशोक महान की उपाधि ने प्राप्त हुई। दोस्तों, अशोक महान मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व बैठा। बौद्ध धर्म के अनुसार अशोक महान ने अपने बड़े भाई सुसीम व 99 और भाई उनका कत्ल कर दिया था, और उनकी कत्ल कर यह अशोक महान मगध की गद्दी पर बैठा। परंतु अशोक बहुत एक महान शासक था। अशोक की उपाधि देवनप्रिय थी, यानी देवनप्रिय का मतलब होता है देवता के समान, देवताओं के समान। यदि के अनुसार अशोक श्रीनगर का संस्थापक था, यानी जो जम्मू कश्मीर है उसका वास्तविक संस्थापक राजतरंगिणी के अनुसार अशोक था। इन्होंने अपनी पुस्तक में जिक्र किया है इस बात का। बौद्ध भिक्षुक उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, यानी इन्हें बौद्ध धर्म की अच्छाई बता दी थी। अशोक ने राज्याभिषेक के 8 वर्षों के बाद कलिंग पर विजय पाई। दोस्तों, अशोक ने अपने राज्य पर बैठने के 8 वर्ष पश्चात कलिंग पर विजय पाई। कलिंग का युद्ध इनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने वाला युद्ध था, जिनसे ये प्रभावित हो गए थे। कलिंग के युद्ध में बहुत विनाशकारी युद्ध माना जाता है। भारतीय इतिहास का बहुत ज़्यादा विनाशकारी युद्ध कलिंग के युद्ध को माना जाता है, क्योंकि कलिंग के युद्ध में लगभग 1 लाख से 1.5 लाख व्यक्ति मारे गए थे, जिनमें से 10,000 व्यक्ति अशोक के थे, यानी 10,000 व्यक्ति जो सैनिक थे अशोक के भी मारे गए थे, और लगभग 1 से 1.5 लाख व्यक्ति और मारे गए थे। कलिंग का युद्ध युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। ताकि कहा जाता है ना कि किसी का दर्द देखकर अगर कोई गलत काम करना छोड़ दे, सेम उसी प्रकार अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद यह निश्चित लिया कि वह कभी भी जीवन में युद्ध नहीं किया, और उसने कभी भी जीवन में युद्ध नहीं किया और शांति प्रिय अपना जीवन व्यतीत किया, और अपने राज्य को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाया, यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तक अपने राज्य को फैलाया। हिंदुस्तान तो सारे, परंतु वहाँ तक भी अपने राज्य को फैलाया। कलिंग का मतलब होता है जो फिलहाल ओडिशा है, ओडिशा वो कलिंग ही था, प्राचीन नाम ओडिशा का कलिंग ही था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है, यह भी एक उपाधि है जो उन्हें दी गई है, जिसे अशोकवर्धन कहा गया है पुराणों में। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र व पुत्री को श्रीलंका भेजा। अशोक का पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को अशोक ने बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा न्याय था, तो उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्हें श्रीलंका भेज दिया था। और श्रीलंका ने एशिया के बहुत से देशों में इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लोगों को भेजा था, परंतु अपने पुत्र व पुत्री को श्रीलंका भेजा था। अशोक के समय में प्रांतों की संख्या 5 थी और इन्हें चक्र कहा जाता था, यानी अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में, यानी मगध साम्राज्य में 5 थी, प्रांतों की संख्या 5 थी, जिन्हें चक्र कहा जाता था। भारत में अशोक को शिलालेखों का जनक भी कहा जाता है। अशोक का उत्तराधिकारी दशरथ मौर्य था। अशोक का जो पुत्र था दशरथ मौर्य बना। दोस्तों, अब हम अशोक महान के बारे में बात कर चुके हैं।
बिंदुसार के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं मौर्य प्रशासन की, यानी मौर्यों की प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार की थी। दोस्तों भारत का प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन माना जाता है, जिसमें राजा, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र आदि होते थे। यानी इन सब पर डिपेंड होती थी प्रशासन प्रणाली इन सब पर डिपेंड होती थी। दोस्तों मौर्य प्रशासन में लगभग 9000 हाथी, 800 घुड़सवार, 800 रथ और लगभग 6 लाख सैनिक थे, पैदल सैनिक थे जो पैदल युद्ध किया करते थे। विदेशियों को यवन कहा जाता था। 30 सदस्यों वाली 5 समिति नगर में प्रशासनिक कार्य देखती थी तथा एक समिति प्रमुख होता था। जिस प्रकार आज नगर में एक प्रमुख व्यक्ति होता है जिसे हम जिलाधिकारी बोल देते हैं, उस समय पर भी अशोक यानी मौर्य प्रशासन में एक समिति प्रमुख होता था और 30 सदस्यों की एक 5 समिति होती थी, यानी एक समिति में 6 व्यक्ति होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था। प्रांतों का विभाजन विषयों में होता था, जिसका प्रमुख विषयपति होता था। और न्याय प्रशासन में धर्मस्थी व कंटक शोधन प्रमुख थे। धर्मस्थी का मतलब होता है दीवानी न्यायालय और कंटक शोधन का मतलब होता है फौजदारी न्यायालय। दोस्तों इन सब से संबंधित, मौर्य साम्राज्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन थे, बिंदुसार, अशोक, उन सब के बारे में हमने बात कर ली है और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।